विपक्ष हाँ, सन्नाटे में रहा। सन्नाटे में रहा है। और जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, जो मुद्दे गिना रहे हैं, टीचर्स के मुद्दे, नीट के मुद्दे, भैया आप आओ सड़कों पे धरने दो, आप पूरे हर जिले अब वाइज मिला धरने है दो ना, उस पे। अब बूस्टर डोज मिला है 4 जून को, तो देखिए आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश तक अगर मैं सीमित रहूं तो हाथरस जैसे 121 मौतें हुई, उस पे विपक्ष जनता को, बाबा के नाम पर बोल नहीं पाया। वही तो मैं पुष्कर जी कह रहा हूं कि विपक्ष को असल सड़कों में पे जब आना जहां चाहिए। पे वोट आ जाता है ना, सत्ता पक्ष भी नहीं बोला। हाँ। कि एक मायावती के मुंह से निकला कि बाबा खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई एसआईटी में, तो बड़ी समस्या है। मैं ब्रजेश जी के पास आता हूं। ब्रजेश जी, 10 सीटों पे चुनाव है, 5 गठबंधन के पास है, समाजवादी पार्टी के पास, और 5 एनडीए के पास। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर हम देखें तो 3 सीट पे समाजवादी पार्टी बढ़त ले गई है, फूलपुर, खैर और एक सीट और है। तो हाँ, गाजियाबाद में। तो क्या गाजियाबाद में ये भी इन लोग को डर है कि जो 5 लाख 5.5 लाख वोटों से सीटें वीके सिंह जीत रहे थे लोकसभा की, तो अब की मार्जिन कम हुआ है, इस पे चर्चा भी हुई। तो आपको क्या लगता है उस पर, ये पेपर लीक, नीट, ये मुद्दे रहेंगे क्या? बीजेपी मतलब समाजवादी पार्टी इनके यहां सेंध लगा पाएगी या अपनी रिटेन करने में भी परेशानी आएगी? आपका आकलन क्या है? देखिए, इस बार के चुनाव बड़े कठिन होंगे उत्तर प्रदेश में। एक तरफ विपक्ष का उत्साह है जी। जो सफल रहा है चुनाव में, और एक तरफ सरकार ये कोशिश करेगी किसी तरह अपनी स्थिति बचाने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये एक मौका है सरकार, ये सत्तारूढ़ दल के पास भी, एनडीए के पास भी, कि किसी तरह स्थिति को बचाए। लेकिन कुछ मुद्दे बड़े हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं की, और यही कारण रहा कि ये मुद्दा ज्यादा गहराता चला गया, ये लोग समझ नहीं पाए क्या स्थिति है। सबसे पहली बात ये है कि जो आप कहीं के, मैं उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा था, मैं कहीं भी गया तो सबसे पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा था कि साहब 40 लाख लड़के परीक्षा देके जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े संघर्ष, इतने कठिनता से जो कुछ प्रयास किया था वो पानी में चला गया है। बिल्कुल। दूसरी बात और है, नंबर 1 दूसरी बात तो ये है कि साहब ये समझने की कोशिश नहीं की गई, आपने प्रत्याशी ऐसे खड़े कर दीजिए। 35 ऐसे लोगों थे जिनकी बाकायदे सूची गई, मुख्यमंत्री नहीं दी कि साहब इसको बदलिए आप। ये बहुत ज्यादा नाराज हैं। मुझे बड़ा ताजुब होता है कि मैं जिस क्षेत्र में गया, लोगों ने कहा कि क्या मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ मोदी जिताने की? जब मैं प्रत्याशी बदलने के लिए कह रहा था तो क्यों नहीं बदला गया? तो साहब इसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। आप समझ लीजिए ये हालत थी कि लोग ये कह रहे थे कि साहब आप किसी को ले आइए, लेकिन नहीं, इनको वो तो चेंज कर साहब दीजिए। जी तो आप लोग क्यों इस तरह बात करते हैं, या मुद्दे अलग हैं, इस तरह कह करके अब समझ में आ गया सब जमीन में। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए इनके, और न सुनने की प्रवृत्ति। साहब जो समस्याएं उठ रही हैं, जो समस्याएं लोग बताते हैं, उसको न सुनने की प्रवृत्ति, ये तमाम चीजें इकट्ठा हुई, और ये जो इकट्ठा हुआ इसका परिणाम ये था। अब सरकार अलग तरह का प्रयास कर रही है, उसके लिए भी राजनीति शुरू हो गई। आप शिक्षकों का मसला देख लीजिए, बिल्कुल, शिक्षक मैं कहते आपसे थे यही डिजिटल सवाल राजनीति पूछने नहीं जा रहा था। लगाएंगे, उसको विपक्ष भुनाना चाहता है। लेकिन ये मुद्दे एक अलग किस्म के हैं। यदि आप गांव में जाएं, लोगों से बात करें, तो लोग इस बात से त्रस्त हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक आते नहीं हैं। लेकिन वो भी एक मुद्दा बन रहा है। कारण क्या है कि वो एक ऐसा संगठन है शिक्षकों का जो चुनाव को प्रभावित करता है। इस तरह के मुद्दे बन रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं देखा जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने अपने ढंग से वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और जहां तक हाथरस की बात है, मुझे नहीं लगता कि हाथरस, मैं देख चुका हूं, आपको एक हाथरस कांड और याद होगा जो जिसमें एक दलित युवती की जी मौत हो जी। गई थी और बड़ा विवाद बढ़ा था। लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए तो मैं उस हाथरस में गया था,
वहां मैंने देखा कोई मुद्दा ही नहीं था। तो ये जो घटना है मुझे नहीं लगता मुद्दा, लेकिन मुद्दा दूसरे हैं। एक तो जो पेपर लीक हो जाते हैं, दूसरी बात नौकरियों का जो संकट है, रोजगार का जो संकट है, और एक महंगाई। हाँ, महंगाई एक बड़ा वरुण जी ने मुद्दा भी है, उसी इसको सरकार तरफ नहीं इशारा समझ पा किया। रही है। आप समझ लीजिए, आलू, प्याज, दाल, अब वो हंस के कह देते हैं कृषि मंत्री के साथ 100 रुपया है। यही तो मजाक 2014 के पहले केंद्र में बैठे चि- मंत्री करते थे कि साहब 15 रुपए में पेट भर के चिदम्बरम खाना खा कहते लीजिए थे कहीं 20 पर। रुपए की बोतल का पानी पी सकते हैं, महंगाई कहाँ है। हाँ, यही तो कहा था महंगाई उन्होंने कहाँ प्रेस है? कॉन्फ्रेंस में। तो उसका परिणाम जनता ने उनको दिया। अभी तक सत्ता में नहीं लौटे हैं। अब ये जो लोग 100 रुपया वाली बात कर रहे हैं, जो 100 रुपया वाली वो कहते हैं कि साहब 100 रुपया किलो बिक रही है, उन्हें क्या नहीं जागना चाहिए? क्या उन्हें नहीं प्रयास करना चाहिए? क्या उन्हें इस पर नहीं जूझना चाहिए? लेकिन ये मुद्दा वो समझ रहे हैं हल्का है, मुझे लगता है ये बड़ा मुद्दा है। मैं एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, फिर मैं अवधेश जी के पास जाता हूं। मगर बीजेपी की एक खासियत है, कोर्स करेक्शन बहुत अच्छा कर लेती है, क्योंकि उसके पास संगठन भी है, आरएसएस का संगठन है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार ये स्ट्रीमलाइन हुआ, और मैं आज ये सवाल इसीलिए लेके भी बैठा उपचुनाव का, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर जानते, क्या अगर कुछ तालमेल बैठ गया, क्योंकि अभी तो जो रिपोर्टें आ रही हैं समीक्षा बैठक की, उसमें तो अंदरूनी कलह और जो आपने नाराजगी वाली बात कही वो वहां प्रत्याशी से लोकसभा में थी, तो लेकिन क्या बीजेपी के पास आपको लगता है कोई पॉइंट है जो ये अगले 3 महीने या 4 महीने में चुनाव हैं उसमें वो कुछ कोर्स करेक्शन कर पाएगी? इसमें मैं एक बात आपको उदाहरण देना चाहता हूं जी। 2018 में उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा और 1 विधानसभा, गोरखपुर लोकसभा, फूलपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा और जी। नूरपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए, जी जी। और तीनों में सफाया हो गया, और 1.5-2 लाख वोटों सारे। इस बार की हार जीत तो बहुत मामूली हार जीत है। अब इस पर यदि आंकड़े देखेंगे हाँ। तो 20,000, 25,000, दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूं। बहुत बड़ी हार जीत नहीं है, कुछ सीटों को छोड़ करके बहुत कड़ी लड़ाई थी। तो 2-2, 2.5 लाख वोटों, 1.5 लाख वोटों से हार गए। एक मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में, दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई तो उत्तर प्रदेश के नेता गए, तो उन्होंने कहा कि साहब पहले जब जो नहीं, वो गठबंधन नहीं था बसपा से, तब ये तीनों लोकसभा और 1 विधानसभा जीत गए, अब तो गठबंधन हो गया इनका। तो अमित शाह ने कहा कि इसकी चिंता न करो, ये हमारे ऊपर छोड़ो, कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये है कि आप देखिए, अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में पिछली बार छत्तीसगढ़ हार गई थी बीजेपी, और इस बार जो है, जब इस बार चुनाव हुए तो साहब हम लोग जितने पॉलिटिकल पंडित थे, जितने राजनीतिक विश्लेषक वो थे, जो तो वो सब कह रहे थे कि साहब बड़ा कड़ा चुनाव, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, बहुत टफ लड़ाई है। लेकिन एक तरफा चुनाव था, वो एक तरफा चुनाव था। तो इस तरह वो जो चुनावी जो गणित है, समय से पहले बीजेपी को मालूम हो जाए, यदि यही चुनाव में मालूम हो जाता कि साहब ये हालत है, तो ये 35 बदल देते। लेकिन ब्रजेश जी, मैंने सवाल इसीलिए, मुझे पता था आप इसी तरीके, मतलब इसी लाइन पे आएगा, लेकिन यूपी में जो अंदरूनी कलह है बीजेपी के अंदर, वो बड़ी है। हाँ, वो बड़ी है, और इस बात का एहसास केंद्रीय नेतृत्व को इस बार हो गया है। आपको मैं ये अब क्या बताया, 35 जो प्रत्याशी नहीं बदले गए, जो प्रत्याशी जिनके बारे में रिपोर्ट चली गई थी कि अपने क्षेत्रों बड़े अलोकप्रिय हैं, उसका कारण यही था कि यहाँ पर राजनीतिक पटकनी देने के लिए, साहब इनको पटकनी देना, उनको पटकनी देना, तो साहब किसी को नहीं बदलते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, कौशाम्बी, यहाँ के नेता चाहते थे कि वो राजा भैया को सीट दे दी जाए, कारण कि विनोद सोनकर काफी अलोकप्रिय थे, ऐसे ऐसे बयान जारी कर चुके थे कि लोग उनके सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन साहब नहीं देंगे। जब बीच चुनाव में जब समझ में आया बीजेपी को, तब आप उनको बुला रहे हैं बंगलौर, वहां पर राजा भैया को। तो इस तरह की ये आपसी उठापटक का ही परिणाम था, जिसके रिजल्ट सामने आए। ठीक है अवधेश जी, आपने तीनों लोगों को सुना होगा,
ब्रजेश जी ने भी और वरुण पुरोहित जी ने भी। चलिए, समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया, वो मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल। इन लोगों ने जो पेपर लीक का मसला उठाया है और दूसरा ये जो महंगाई है, और ब्रजेश जी ने बेरोजगारी को भी उसमें शामिल किया, वरुण जी ने भी कहा, ये कैसे, मतलब इससे ये ज्वलंत मुद्दे हैं। और उसमें आपने शिक्षक वाला, और खैर आज कोर्स करेक्शन आ गया, शाम को ही बाराबंकी में जिन 12,000 शिक्षकों को वेतन रोकने का आदेश पारित हुआ था, वो अब नहीं रोका जाएगा, उसका आ गया। बीजेपी को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं कोर्स करेक्शन वाली बात मैंने ब्रजेश जी से पूछी थी। लेकिन महंगाई और ये पेपर लीक से कैसे आप, इससे युवा जुड़ा है, और अब आप लोगों को 7 साल यहां हो गए और 10 साल केंद्र में हो गए। अब ये पिछला नहीं चलेगा कि हम पिछली सफाई कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा ना। देखिए पुष्कर जी, निश्चित ही ये जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, और हम सब सभी प्रतिभाशाली जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, उनके साथ हैं। और इसीलिए योगी जी की सरकार ने एक कड़ा कानून बनाने के लिए अध्यादेश पारित किया है, जिसमें अगर कोई साल भर गैंग अथवा पेपर लीक करने का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा उसको हम देंगे। और पूरी सरकार सख्ती के साथ इस पेपर लीक कानून को सरकार ने बनाया है, और आगे आने वाली कोई भी परीक्षा उसमें लीक न हो, इसके लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्प है और पूरा प्रयास कर रही है।